नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कैसे लिखें कहानी। कैसे लिखें कहानी कक्षा 12वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का 8वां पाठ। इसमें आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके परीक्षा में 3 और 2 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी, कहानी के तत्व। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की है। इसकी कहानी, उसकी कहानी, सबकी, सृष्टि की, समूचे परिवार की, नाने की मोहर तो इस पर है। इस लोक की प्रजा के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। तो ये कहना है कृष्णा सोबती, जो कि हिंदी की कथाकार है। तो आइए हम जान लेते हैं कि कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर हम बात करते हैं। कहानी क्या है? अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या को क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे हम कहानी कहते हैं। वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट है कि उसका इतना इस अविभाज्य हिस्सा है कि हम कह नहीं सकते कि कहानी मनुष्य से अलग है, और किसी न किसी रूप से हर मनुष्य कहानी से जुड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई आप किसी से बात करते हैं तो किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, तो सामने वाला कह देता है, कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव को बांटने और दूसरों के अनुभव को जानने की प्राकृतिक इच्छा है। अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हर आदमी को कहानी लिखने का जो मूल भाव हर किसी में निहित है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव को विकास हो जाता है और कोई विकसित नहीं करते। तो जहाँ तक कहानी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि वो उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। तो उस मानव का इतिहास आदिम कला से, तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कहानी कहने की जो आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे, किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का भी मिश्रण होने लगा, क्योंकि प्रायः सभी मनुष्य सुनना चाहते हैं कि जो उसे प्रिय हो। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों ना जाए, लेकिन यदि वह नायक है तो हम सुनना चाहेंगे कि वो कितनी वीरता से लड़ा, कितनी बहादुरी से उसने अपने उद्देश्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की सभी प्रशंसा करते हैं, उसको इनाम देंगे, और कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान भी करता है। तो मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और राजस्थान के में ये अभी भी प्रचलित है। तो प्राचीन काल में मानव स्वभाव है हमारा कि दादी नानी की कहानी सुनने का आग्रह हमारे यहाँ सदैव से चलता है। कहानी इतनी लोकप्रिय होती है कि लिखने से पहले कहानी कहने वाले हुआ करते थे। कहानी कहने वालों को हम किस्सागो कहते हैं। कहानी कहने वाला किसी घटना, प्रेम संदर्भ, किसी की प्रशंसा को अपने ढंग से सुनाता है। किस्सागो नूतनता व रोचकता के लिए घटनाओं को काल्पनिक रंग भी रंग देता था। किस्सागो अलग अलग ढंग से सुनाते थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो वर्णन है, इतिहासकार कुछ और करते हैं किंतु किस्सागो कुछ और करते हैं। किस्सागो जब भारतीय हो तो बताता है कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर क्योंकि पहले तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी बार हार गए थे, तो उनको कैदी बना दिया गया था। 18वीं बार जब विजय हुआ तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण से मारा गया था। जबकि इतिहास में ये वर्णन नहीं है कि इतिहास कहता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु बहुत बाद में हुई थी। लेकिन राजस्थान में किस्सागो ये प्रस्तुत करते हैं कि शब्द भेदी बाणों के द्वारा उनको मार दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो न्याय के प्रतिपक्षी पर वकील घटना सभी लोग अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। तो मौखिक कहानियां सभी लोग सुनते हैं और प्राचीन काल से ही कहानियां तो लोकप्रिय रही हैं। कथावाचक प्रवचन करने वाले बड़े बूढ़ों की कहानी के माध्यम से सुनते हैं।
अतः मनोरंजन के साथ ही कहानी शिक्षाप्रद भी होती है। पंचतंत्र व हितोपदेश की कहानियां भी सुनी जाती हैं। तो प्राचीन काल में आपको पहले बताया कि ये सारी लोकप्रियता थी और लोग अपने विचारों को अपने विचारों को दूसरे के विचारों में रोपना, मतलब मुझे अपने विचार हैं, अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत करें दूसरों के सामने। तो ये सारी चीजें देने के लिए पंचतंत्र की कहानियां थी जो बहुत शिक्षाप्रद हैं। इसी तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया था, जो आगे चलकर और भी विकसित हो गया। कहानी का मुख्य जो तत्व है वो माना जाता है कथानक। ठीक है, तो कथानक से आशय उस घटनाक्रम के जिसके आधार पर कहानी लिखी जाती है, गढ़ी जाती है। तो उसका संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक की घटनाएं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कई कहानियां हैं, तो मैं पहले तो प्रेमचंद की कहानी कफन का जिक्र करती हूँ कि कफन कहानी को हम 10-12 पृष्ठों में समेट सकते हैं, कथानक को। ठीक है, लेकिन कहानी कितने पेज की है प्रेमचंद की? 10-12 पेज की। तो कथानक हम बहुत कम में पूरा विवरण हो जाता है। और जैसे कि मैं आपका कथानक इसका बताती हूँ, कफन कहानी का। घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी व्यक्ति आसान है। बुधिया माधव की पत्नी है, वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है और कोठरी में पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसके कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी पैसे दे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते मंत्रालय में गिर पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है, उसी तरह जैसे मकान बनाने के लिए आप कागज पर नक्शा बनाते हो। तो मैं आपको आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े भाई साहब कहानी देख लीजिए। तो बड़े भाई साहब कहानी आपकी 8-10 या 11 पृष्ठ की है, लेकिन कथानक आपका 10 या 12 लाइन में हो सकता है। कहानी सुनने वाला पात्र अपने बड़े भाई से 5 साल छोटा है, किंतु पढ़ने में वह केवल 3 क्लास पीछे था। 14 साल के बड़े भाई स्वभाव से बहुत गंभीर थे और छोटा भाई खेलकूद में मस्ती में अच्छा समझता था। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को फटकार लगाते, सलाह देते, पढ़ने का महत्व बताते और छोटा भाई कोई परवाह नहीं करता। बड़े भाई साहब पढ़ने में ही लगे रहते, किंतु जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाना चाहा, जारी रखा। वो भी छोटे सारे दिन गिल्ली डंडा खेलता। बड़े भाई साहब उपदेश देते, छोटा चुप सुनता रहता। छोटा स्कूल में काम पूरा करते ही खेलने निकल जाता। इस वर्ष भी परिणाम पहले जैसा ही रहा। छोटा भाई प्रथम आया और बड़े भाई फेल हो गए, लेकिन उनका डांटना कम नहीं हुआ। एक दिन कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था कि ऐसा भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। बड़े भाई ने फिर लंबा उपदेश दिया। दोनों हॉस्टल में रहते थे, अतः बड़े भाई सचमुच संरक्षक थे। अतः छोटा भाई आज के भाषण से प्रभावित हुआ और उसे अपनी लघुता का अनुभव हुआ, साथ में बड़े भाई के प्रति उसे श्रद्धा अनुभव हुई। उसने सजल आंखों से स्वीकार किया कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाया कि मेरा भी मन कनकौए उड़ाने का करता है, किंतु यदि मैं बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये कर्तव्य तो मेरे सिर पर है। उस समय एक कनकौआ ऊपर से गुजरा। बड़े भाई साहब ने अपनी लंबाई के कारण उसे पकड़ लिया। बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। छोटा पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इस कथानक से स्पष्ट है कि कहानी पूर्ण रूप से कहानी का ढांचा है। लेखक के मस्तिष्क में पहले कहानी की कथा आती है, कथा का सूत्र आता है, घटनाक्रम आता है, फिर उसका पात्र लेखक को कहानी लेखन के लिए प्रेरित करता है। कहानीकार अपनी कल्पना व प्रस्तुति कौशल से उसे विस्तार देता है। तो घीसू चाहे पात्र भले ही प्रेमचंद की कल्पना का हो, परंतु सत्य है। कथानक प्राय 3 स्तर के होते हैं, जिनको हम प्रारंभ, मध्य और अंत। तो कथानक ही पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। तो द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में यह बाधा समाप्त हो गई हो तो आगे कौन सी बाधा आ सकती है, या हो सकता है एक बाधा के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए। कथानक की पूर्णता शर्त यह होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रह पाएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हर घटना, पात्र, समस्या या अपना देश, काल और स्थान होता है। ठीक है, तो यही कथानक का स्वरूप बन जाने पर कहानीकार कथानक के देश, काल
तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, कार्य व्यापार, लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है तो इन सब में उसकी जानकारियां अवश्य होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहानी के तत्वों में देश, काल, स्थान और ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कहानी का ये तो हमने बता चुके हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ, और कहना सुनना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए प्रत्येक सभ्य असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती हैं। तो कहानी और में आपकी पहचान कैसी है? तो कहानी के अंग जो हैं बच्चे 4 माने जाते हैं: आरंभ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह। कहानी जो का संचालन है उसके पात्रों के द्वारा होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उसका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से ही विभिन्न चरित्रों की स्वाभाविकता को उत्पन्न की जाती है, और आप कह सकते हैं कि संवाद कहानी का प्रमुख अंग होता है। तो इसके बाद में कहानी जो के तत्व हैं 6 होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। विषय वस्तु अथवा कथानक, चरित्र, संवाद और भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। ठीक है, तो आपको ये कहानी के तत्व याद होने चाहिए। ये कहानी महत्वपूर्ण है, अच्छी है, बुरी है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं उसके शीर्षक पे। तो कथा वस्तु, कहानी में कथानक हड्डियों के समान है, अतः कथानक या कथा वस्तु की रचना क्रमिक विकास के रूप में होनी चाहिए। अच्छे कथानक के 4 गुण होते हैं: मौलिकता, संभाव्यता, सुगठितता, रोचकता, मौलिकता। ठीक है, मौलिकता का अर्थ होता है नवीनता से, क्योंकि ये कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन अब प्राचीन काल में घोड़े गाड़ी का प्रयोग होता था, तो आजकल कंप्यूटर का प्रयोग या नई नई तकनीकी का प्रयोग हम अपनी कहानियों में कर सकते हैं। चरित्र चित्रण, पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से कथानक का आरंभ और विकास अंत होता है। कहानी से आत्मीयता प्राप्त करते हैं। पात्रों को इसके जो मुख्य होते हैं, मुख्य, सहायक एवं खल। पात्र आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मकता, ऐतिहासिक, पौराणिक और कथोपकथन अथवा संवाद। तो ये सारी चीजें आपकी हैं कथोपस्मृत तत्वों में, तो ये आपके मुख्य तत्वों में गिने जाते हैं। संवाद नाटक का मुख्य तत्व है। अब इनका विस्तार से पढ़ लेते हैं। यूं तो संवाद है नाटक का मुख्य तत्व है, किंतु कहानी में भी संवादों का बहुत महत्व होता है। संवादों के माध्यम से कहानी को विकास मिलता है, पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। कुछ बातें कहानीकार अपने आप में कहने में असमर्थ होता है, तो वो अपनी बातों को पात्रों के माध्यम से कहलाता है। ठीक है, तो कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के लिए इसमें कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों को कहानीकार द्वारा बखान। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है, आदि आदि। पर यह तरीका प्रभावहीन है और आउटडेटेड भी है। तो पात्रों का चरित्र चित्रण उनकी क्रियाकलापों, संवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही इसको प्रभावशाली बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो अपनी शॉल उसे दे दी, या मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा करने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास फीस के लिए पूरे पैसे नहीं थे। तो फीस के लिए पूरे पैसे मुरलीधर ने अपने दोस्त को बिना बताए पूरे फीस के पैसे जमा कर दिए। मतलब यह कि पात्र जो काम नहीं करते उनसे सशक्त चित्रण होता है, और दूसरे पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे राजीव अपने और मुरलीधर के मित्र का प्रयोग से कह रहा है, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मुरलीधर ही सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चलते। तो पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों को अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती हैं। मान लीजिए एक आदमी को जंगल में जाकर खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, तो ये साहस भरा काम है। तो एक को आपको झूठ बोलना और गलत काम करना, ठीक है, तो किसी काम की दलाली करना, ऐसे आदमी का अपना अलग स्वरूप होता है। तो कहानी में पात्रों के संवाद का भी महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है।
संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार से होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। वे उसके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलते हैं। तो जैसे कि संवाद का कहानी के पात्रों में संवादों को इसलिए में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि संवाद सरल होते हैं, सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। संवाद पात्र के अनुकूल होते हैं, जो उसके स्वभाव, आदर्श और विश्वासों के दर्शाते हैं। संवाद छोटे हैं, उद्देश्य की ओर ले जाने वाले। संवादों में लेखकीय हस्तक्षेप नहीं होता। इसके बाद अगर आप इस संवादों में अगर बड़े बड़े संवाद करेंगे तो उसमें जटिलताएं आ जाएंगी। तो कथानक के अनुसार कहानी का चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी के भाषण को बदल सकते हैं। सर्वोत्तम यह होता है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को भी ये लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है कि उसने जो निर्णय निकाले हैं वो अपने। तो मैं आपको कहानी के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम फिर से पढ़ते हैं। कहानी के प्रति लगाव प्रत्येक व्यक्ति में होता है। अपने अनुभवों को सुनाने और दूसरों के अनुभव सुनने की इच्छा सभी को होती है, तो इससे पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पहले तो ये नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ये चीजें उत्पन्न होती गई। तो भले ही कोई पढ़ा लिखा ना हो, प्रत्येक व्यक्ति कहानी सुनता है, सुनाता है। इन व्यक्तियों में से किसी के पास लेखन का माध्यम है कि कला आती है तो कहानीकार बन जाता है। जो उसे ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता वो लोग के सागो बन जाते हैं, जो मुंह से अच्छे अपने कल्पना को जोड़ करके बात कहते हैं। तो कहानी से लिखने से पहले कथानक का चयन करना पड़ता है। यह कथानक इतिहास, पुराण का जीवन के संबंधित हो सकता है अथवा लेखक के कल्पना लोक में जन्मी कथा भी कहानी का स्वरूप धारण कर सकती है। वह युद्ध की घटना, किसी महामानव का चरित्र, किसी प्रेमी का प्रेम या किसी प्रतिशोध की कहानी, ये सारी कहानी के विषय बनते हैं। आधुनिक युग में कहानियां लिखी जा रही हैं जिनमें जो कथानक है वो अत्यंत गौड़ होता है। केवल चिंतन अथवा विचार ही कहानी का पर्याप्त। कहानीकार को यह भी अधिकार होता है कि किसी सच्ची घटना पर कल्पना का अपना कोई भी ढांचा चढ़ाकर अपनी कल्पना बनाकर एक कहानी का निर्माण कर लेते हैं, और कहानी के कथानक में संभावना की शर्त की पूर्ति आवश्यक है। वो तो अधूरी और परिलौकिक कहानियां भी लिखी जाती हैं, किंतु उनके साहित्य में उचित सम्मान नहीं मिलता। कहानी लिखते समय कथानक के 3 पड़ाव प्रारंभ, मध्य, अंत है। प्रारंभ में परिचय होता है, समस्या या द्वंद्व आता है और अंत में निष्कर्ष या परिणाम। इस कथाकार में रोचकता एवं जिज्ञासा के साथ पात्र को बना रहना चाहिए, अतः ऐसे ही नाटकीय हो जो स्वाभाविक भी लगे और अंत में पढ़ने पर पाठक भौचक्का रह जाए। कहानी लिखते समय लेखक को कुछ पात्रों का चयन करना होता है। इन पात्रों की गतिविधियों में देश काल का ध्यान रखना अपेक्षित है। कहने का अर्थ है कि पात्र जिस परिवेश में, काल में हो, उसकी तरह का उसका कार्य व्यवहार वर्णन होना चाहिए। पात्रों की संख्या 2 या 3 तक ही सीमित हो तो अच्छा है, और थोड़ा से आगे और बढ़ा सकते हैं। पात्रों के स्वरूप, स्वभाव, गुण व कामों की कार्यों की चर्चा तो चरित्र में है। चरित्र में भिन्न भिन्न उपक्रमों का सहारा लेखक ले सकता है। लेखक स्वयं पात्र के बारे में बताए, पात्र के संवादों के उसके विषय में जानकारी मिले, दूसरे पात्रों के संवादों में चरित्र की विशेषता अव्यक्त हो, पात्र के कार्य उसके चरित्र को व्यक्त करते हो। कहानी के पात्र कल्पना लोक के हो सकते हैं, किंतु उनके कार्य व्यवहार ऐसे हों जैसा जीवन में देखने को मिलता है। कहानीकार तत्व तो नहीं कहता, किंतु सत्य का वर्णन करता है। कहानी में संवादों की भी महत्ता होती है। संवाद यूं तो नाटक में भी होते हैं, किंतु उसकी अन्य विधाओं में अलग है। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल, प्रभावी होते हैं, और अगर संवाद कक्षा में आप अपने किसी चीज में बढ़ाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं तो छोटे और स्वाभाविक संवाद कहानी के प्रचलन में आते हैं।
आपकी जो कहानी उसने कहा था कि संवाद प्रत्येक उसको पाठक को याद हो जाते हैं। कहानी लिखते समय कहानीकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल, सहज व भावानुकूल, पात्रानुकूल होनी चाहिए और जो उस समय का देशज आंचलिक है उसका भी प्रयोग हो सकता है। कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण कथानक को अभिव्यक्त करता हो। प्रेमचंद की कहानी, आपकी कफन, बड़े भाई साहब, बैलों की कथा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी लगेंगी। तो पहले भी आपको संकेत दिया गया है कि उदाहरण के लिए अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो नहीं है तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों में थोड़ी सी असहमति है तो वो द्वंद्व आ जाएगा और द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। तो बातचीत में आमतौर पर जो बात नहीं बढ़ती है, लेकिन उसमें द्वंद्व के तत्व के आने पर आम बातचीत आगे बढ़ जाती है और तो उसमें असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व, दो विरोधी तत्वों के टकराव या असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। कहानी में आपके किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी उतनी ही सफल होगी, आगे बढ़ेगी। तो कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा है सीधा रास्ता यही है कि आप अच्छी अच्छी कहानी पढ़ें, उनका विश्लेषण करें, कहानी लेखन प्रक्रिया को जानें, कहानी के तत्वों को याद रखें और तभी आपको एक अच्छी कहानी मिल पाएगी। धन्यवाद।